तो आज के हम इस वीडियो में रूसो के शैक्षिक विचारों का अध्ययन करेंगे। एजुकेशनल आइडिया ऑफ रूसो। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो एमिल ग्रंथ है, रूसो का प्रसिद्ध ग्रंथ एमिल, तो एमिल में रूसो के शैक्षिक विचारों का अध्ययन कर चुके हैं। एमिल को, जिसमें रूसो ने 5 खंडों में विभाजित करके अलग अलग एमिल नामक बालक जो था उसको शैशव काल से उसके जीवन तक, यानी नारी शिक्षा तक, सोफी की शिक्षा तक का वर्णन किया है, जिसको शिक्षा का शोध ग्रंथ भी कहा जाता है एमिल को। तो अब हम रूसो के शैक्षिक विचार पे चर्चा करेंगे। इसमें पिछले वीडियो में तो हम लोगों ने रूसो एमिल में रूसो के शैक्षिक विचारों का अध्ययन किया। अब इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि एमिल में रूसो के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो अब दूसरा प्रश्न भी आता है, रूसो के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो रूसो के शैक्षिक विचारों के अंतर्गत आपको आ जाएगा शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन और शिक्षक शिक्षार्थी विद्यालय। यानी ये शैक्षिक विचारों के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी जिन जिन विषयों पर जो शिक्षा शास्त्र या दार्शनिक है जिन्होंने अपना विचार दिया है, वो उसके शैक्षिक विचार, शैक्षिक विषयों पर दिए गए विचार शैक्षिक विचार होते हैं। तो अब हम क्रम से चर्चा करेंगे कि शिक्षा का क्या अर्थ है। रूसो ने शिक्षा का क्या अर्थ बताया था। तो मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रूसो, यानी रूसो ने बताया था कि सच्ची शिक्षा वह है जो बालक के अंदर से प्रस्फुटित होती है। यानी बालक के अंदर पहले से ही होती है, वह शिक्षा के द्वारा वह अंदर से फूट करके बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार रूसो ने बताया कि अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, रूसो ने कहा था। अब शिक्षा का उद्देश्य, रूसो के अनुसार शिक्षा का क्या उद्देश्य है, एम्स ऑफ एजुकेशन। तो रूसो ने शिक्षा का उद्देश्य बताया यह है कि बालक को सबसे पहले जीने की कला सिखा दिया जाए। तो जीने की कला अगर बालक सीख जाएगा तो वह अध्यापक तो बाद में बनेगा। जीने की कला सीख करके मजिस्ट्रेट बाद में बनेगा, वकील बाद में बनेगा, पादरी बाद में बनेगा, सैनिक बाद में बनेगा, लेकिन सर्वप्रथम तो मानव ही रहेगा। तो इस प्रकार यानी मानव को मानव बना देना रूसो के शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। जीने की कला सीख करके बालक मानव बन जाएगा और मानव को मानव बनाना ही शिक्षा का उद्देश्य था। रूसो ने कहा था कि यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह नहीं होता सिर्फ उसमें मनुष्यत्व का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य होता है। अध्यापक तो वह बाद में बनेगा, पादरी तो बाद में बनेगा, सैनिक बाद में बनेगा, वकील जज तो बाद में बनेगा, लेकिन सबसे पहले तो वह मानव बनेगा। तो ये मानव को मानव बना देना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था। रूसो का कहना था कि भाग्य के द्वारा यानी उसको उसके मस्तिष्क को बदलने का जो प्रयास है वह व्यर्थ ही होगा, क्योंकि वह हमेशा अपने स्थिति में ही रहेगा। इसलिए भाग्य द्वारा उसके स्थिति को हम नहीं बदल सकते। तो शिक्षा का अर्थ हो गया, उद्देश्य हो गया। अब पाठ्यक्रम के संबंध में यानी कैरिकुलम के संबंध में रूसो ने क्या बताया था, यानी पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो रूसो ने, चूंकि पहले हम पढ़ चुके हैं कि रूसो ने एमिल में 5 खंडों में विभाजित किया है एमिल ग्रंथ को, जैसे शैशव काल, बचपन, लड़कपन, किशोरावस्था और सोफी की शिक्षा। तो उसी प्रकार इन्होंने अलग अलग अवस्थाओं के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम भी निर्धारित किया है। तो जैसे शैशव काल के लिए पाठ्यक्रम यानी इन्फेंसी काल में यानी पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि शैशव काल चूंकि शारीरिक विकास का काल है, तो इसलिए इस काल में बालक के शरीर को दृढ़ और मजबूत बनाना, स्वस्थ बनाना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम में भी उन्होंने वैसे ही विषयों को रखा, जैसे बालक को खेलना, कूदना, घूमना फिरना, दौड़ना, जिससे बालक की हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे। और दूसरा पाठ्यक्रम में शैशव काल के बाद बचपन। तो बचपन की अवस्था को रूसो ने क्या कहा, यानी बचपन की अवस्था यानी बालक की इंद्रिय विकास का काल, इंद्रिय शिक्षा का काल। तो इंद्रिय शिक्षा के लिए उन्होंने पाठ्यक्रम में किन किन विषयों का स्थान दिया कि उनकी इंद्रियां कैसे विकसित हो, प्रशिक्षित हो।
तो इंद्रिय प्रशिक्षण के लिए उन्होंने खेल कूद तो रखा ही है। खेल कूद के साथ यानी बालक को गिनना, बुनना, निरीक्षण करना, तर्क करना, इन सब विषयों को पाठ्यक्रम में उन्होंने स्थान दिया। शैशव काल हो गया, बचपन हो गया, अब लड़कपन। लड़कपन यानी तीसरा काल है जो है बालक का लड़कपन। तो लड़कपन यानी बौद्धिक विकास का काल है, बौद्धिक शिक्षा का काल है। तो इस काल में यानी ज्ञान के संचय पर चूंकि अधिक बल दिया जाता है, तो इस काल के पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से प्राकृतिक विषयों को स्थान दिया। भूगोल, दस्तकारी यानी कढ़ाई बुनाई सिलाई, यानी इसको पाठ्यक्रम में उन्होंने स्थान दिया। अब अगला काल है शैशव काल, बचपन, लड़कपन, और अगला काल है किशोरावस्था, एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था। चूंकि इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था हृदय विकास का काल है, हृदय शिक्षा का काल है। तो हृदय विकास के लिए इन्होंने पाठ्यक्रम में भाषा, साहित्य, संगीत यानी सामाजिक विषयों को, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, धर्म और दर्शन, यानी इन विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया, जिससे बालक का सामाजिक और चारित्रिक विकास हो। अब अगला है सोफी की शिक्षा। क्योंकि सोफी की शिक्षा स्त्री शिक्षा है, तो इसमें इन्होंने स्त्री शिक्षा के संबंध में यानी बताया कि यानी पुरुषों के समान स्त्रियां नहीं हो सकती, पुरुषों के समान शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। इसलिए यानी इन्होंने इसमें स्त्री और पुरुष के विषमता को उजागर किया है इस काल में, कि उसमें क्या अंतर है। तो इसलिए इन्होंने स्त्रियों को थोड़ा, इनका विचार स्त्री शिक्षा के प्रति इनका जो दृष्टिकोण है थोड़ा संकुचित था, कि इन्होंने स्त्री शिक्षा को सिर्फ पुरुषों से संबंधित करके रख दिया। यानी इसमें पुरुषों का अध्ययन करना स्त्रियों का परम दायित्व है। इसके अतिरिक्त गृह शिक्षा और सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, नृत्य, संगीत आदि विषयों को इन्होंने पाठ्यक्रम में स्थान दिया, और पुरुष से संबंधित अध्ययन को पाठ्यक्रम में स्थान दिया स्त्री शिक्षा में। अब अगला है यानी शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड क्या है। रूसो ने कौन कौन से शिक्षण विधियों को अपनाया है, अपने दार्शनिक विचारों में किन की शिक्षण विधियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो रूसो ने प्रमुख 5 शिक्षण विधियों को बताया है, आवश्यक बताया है, और अपने दृष्टिकोण में इन्होंने मुख्य रूप से ये बताया है कि पहली शिक्षण विधि यानी करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखा जाए, ये इनकी पहली महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है। दूसरा है स्वानुभव द्वारा सीखना, लर्निंग बाय सेल्फ एक्सपीरियंस, यानी स्वानुभव द्वारा सीखना। और तीसरा है निरीक्षण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। और चौथा है प्रयोग द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटेशन। और पांचवी विधि है खोज द्वारा यानी अन्वेषण, खोज द्वारा सीखना। तो यह लर्निंग बाय डिस्कवरी, तो करके सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना, अन्वेषण द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना, ये 5 महत्वपूर्ण इनकी शिक्षण विधियां जिन्होंने शिक्षा शास्त्र में ये महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये 5 शिक्षण विधियां जिसको आज भी हम उसका शैक्षिक विषयों में उसका महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका हम अध्ययन करते हैं। अब अगला चीज है, अगला विचार इनका है शैक्षिक विचार में अनुशासन। तो अनुशासन के संबंध में रूसो ने थोड़ा बालक को अधिक स्वतंत्रता प्रदान किया है, और स्वतंत्रता प्रदान करते हुए रूसो ने इसमें 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। पहला है स्वतंत्रता का सिद्धांत, और दूसरा है प्राकृतिक परिणामों का द्वारा अनुशासन का सिद्धांत। यानी स्वतंत्रता के सिद्धांत के तहत वह रूसो बालक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान, एक तरह से मुक्तात्मक अनुशासन, बालक को कभी भी दंड नहीं दिया जा सकता, वह पूर्ण रूप से मुक्त है, स्वतंत्र है। और दूसरे सिद्धांत के अनुसार यानी प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन के सिद्धांत के अनुसार रूसो कहता है कि बालक प्रकृति के नियमों के विरुद्ध अगर कोई कार्य करेगा तो प्रकृति उसे स्वयं दंड देगी, शिक्षक दंड देने का अधिकारी नहीं है। तो इस प्रकार यानी स्वतंत्रता का सिद्धांत और प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का सिद्धांत, 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो इसकी आलोचना भी हुई है, दार्शनिकों ने, कुछ विचारकों ने इनकी आलोचना भी किया है कि बालक अभी
उसके पास तर्क और बुद्धि शक्ति का विकास नहीं हुआ है। और यदि यह कहा जाए कि बालक आग ज्वलनशील होती है और आग में बालक को हाथ डाल करके कहा जाए कि तब वो सीखेगा कि आग ज्वलनशील होती है, तब तो उसके हाथ जल भी सकते हैं। तो इस तरह ये जो अनुशासन है इनकी आलोचना भी हुई है। और इसके अतिरिक्त तो जैसे विद्यालय के संबंध में, तो विद्यालय के संबंध में वह प्राकृतिक वातावरण में विद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं। और शिक्षक का स्थान तो सिर्फ बालक का स्थान तो महत्वपूर्ण है। रूसो ने बालक को केंद्र मानकर एक तरह से बाल केंद्रित शिक्षा की व्यवस्था का आधार है रूसो ने। और शिक्षक तो पर्दे के पीछे होता है, रूसो ने उसमें वास्तविक शिक्षक प्रकृति को ही माना है। तो ये थे रूसो के शैक्षिक विचार। तो बस आज के लिए इतना। अगले वीडियो में हम फिर अगले दार्शनिक विचारकों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।